चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सिलेंड्रिकल कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो और उसको मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसकी अलग अलग सरफेसेस पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। सपोज करो इस तरह से आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, ये एक मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर आ गया। ठीक है जी, अब इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर को रखा हुआ है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मान लो ये आपके पास वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जो कि पॉइंट कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आ गया आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कहाँ से कहाँ पॉइंट कर रही है, लेफ्ट टू राइट जो है वो पॉइंट कर रही है। मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ है सिलेंडर की वो L है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस आप लोग मान लो कितना है, इसका R है। ठीक, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हो सकता है आपको यहाँ पे सिंपल एक डायग्राम दी हो और यहाँ पे आपको पूछा गया हो कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये एक मेरे पास सिलेंडर है जिसका लेंथ L है, रेडियस R है, और आपको वो पूछ सकते हैं कि ये जो शेडेड पोर्शन है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस शेडेड पोर्शन, कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसमें से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, उस चीज़ को आप लोग फाइंड करो। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो ये भी सिलेंडर का बेस है, ये भी सिलेंडर का बेस है, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी फ्लक्स निकालना है, यहाँ से भी फ्लक्स निकालना, फिर उनको ऐड अप कर देना है। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, इसको मान लेते हैं सरफेस S1, इसको चलो लिख देते हैं सरफेस S2, और ये जो कर्व सरफेस होती है, पता ना आपको, ये जो सिलेंडर होता है उसके पास 3 तरह के सरफेसेस होती हैं। ठीक है, ये फ्लैट सरफेस 1, फ्लैट सरफेस 2 जिसको बेस भी बोलते हैं, और ये होती है कर्व सरफेस। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द सिलेंडर, देन आपको यहाँ से फ्लक्स निकालना है, यहाँ से फ्लक्स निकालना है, फिर आपको उसको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, या आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो आपको टोटल फ्लक्स को फाइंड करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस सरफेस का नाम रख देते हैं S3। ठीक है, तो एक करके फ्लक्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो फ्लक्स है उसका फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। यहाँ पे हमें E वेक्टर चाहिए होता है और A वेक्टर हमें यहाँ पर चाहिए होता है। ठीक है जी, अब देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सरफेस S1 की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 किसके बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पर देखो जो S1 सरफेस है, यहाँ पर E वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो S1 सरफेस है उसकी E वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब ये जो सरफेस S1 है, यहाँ पर A वेक्टर यानी कि जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मेरे पास सिलेंडर। ठीक है, इस वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी ना, क्यों होगी इस तरफ, है ना, इस तरफ होगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन हो जाता है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पर आउटवर्ड नॉर्मल का रोल कौन प्ले करेगा, ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर ये आ गई। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। तो इसलिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा ई वेक्टर ई ए कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 180 कितना होता है, माइनस ई ए। तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1 इज इक्वल टू माइनस ई ए। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे इसने रेडियस दे रखा है इसका, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो एरिया है इस फ्लैट सरफेस का, जो कि कैसे एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम इस फ्लैट सरफेस का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 किसके बराबर आ जाएगा, E पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास फ्लक्स थ्रू सरफेस S1। क्लियर हो गया, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो आपको अकेला इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस S1, और ऐसे भी पूछ सकते हैं फाइंड द फ्लक्स थ्रू सरफेस S2। तो एक काम करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं अब सरफेस S2 से, मिटा दूँ उसको। ठीक है, तो अब फ्लक्स निकालते हैं सरफेस S2 से। तो फाई S2 किसके बराबर आ जाएगा, देखो E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, E वेक्टर और यहाँ पे A वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, देखो E वेक्टर की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, है ना, लेफ्ट टू राइट। ये आ गया मेरे पास E वेक्टर। यहाँ पर A वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, देखो यहाँ पर ये मेरे पास सिलेंडर है ना, देखो ये सिलेंडर है। अब इस सरफेस की बात हो रही है, इस सरफेस के लिए जो मेरे पास आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो कौन होगा, ये होगा, है ना, ये होगा आउटवर्ड नॉर्मल। तो है ना, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताता है मुझे, आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन क्यों कौन होगी, ये। तो यहाँ पर A वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या आ गई, वही आ गई जो E वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इसलिए एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा ई ए। ठीक है, कॉस 0 1 होता है,
तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये एरिया कितना है ना, ये जो फ्लैट सरफेस है इस सिलेंडर की, ये सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो फिर इसका एरिया कितना आ जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास फ्लक्स थ्रू द सरफेस S2। क्लियर, समझ आ गया, लिख लिया। अच्छा, अगर आपको पूछे कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस S3 और फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, अगर कर्व्ड सरफेस से मुझे निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग, फाई S3 कैसे आएगा, देखो यहाँ पर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये देखो, ये मेरे पास सिलेंडर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर ई की डायरेक्शन क्या है, ई की डायरेक्शन तो लेफ्ट टू राइट है, ई की डायरेक्शन तो ये आ गई है ना, लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पे जो ए वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन ये होनी है ना, क्योंकि ए वेक्टर जो है वो कौन होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो आउटवर्ड नॉर्मल मतलब इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, ये होगा इसका आउटवर्ड नॉर्मल, है ना, ये होगा इसका आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। और यहाँ पे ई की डायरेक्शन क्या है, ई की डायरेक्शन ये आ गई, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो क्या आ गई है ना। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये ई वेक्टर, ये ए वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ई ए कॉस 90। तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0। तो यहाँ पे फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1, और आप लोग कह सकते हो फ्लक्स थ्रू द सरफेस कर्व्ड सरफेस क्या आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कितना फ्लक्स है वो फाइंड कर लिया, यहाँ पर कितना फ्लक्स है वो फाइंड कर लिया, और सरफेस S3 में से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है हम लोगों ने वही फास्ट यहाँ पे फाइंड कर लिया। कितना आएगा, 0 आ गई उसकी वैल्यू। क्लियर। नाउ अब अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द टोटल फ्लक्स निकालना है आप लोगों ने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फ्लक्स जो आया था आपका S1 से उसको प्लस कर लो, फ्लक्स S2 वाला और फ्लक्स S3 सरफेस में से जो आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 क्या आया था, वो आया था मेरे पास E, ये हुआ था ना S1, माइनस में था वो E पाई आर स्केयर। S2 में से कितना आया था, वो पॉजिटिव में आया था E पाई आर स्केयर, और इसका तो पहले ही 0 था, तो इसका ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 0। तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और आप देखो वैसे भी इसके अंदर कोई चार्ज तो एनक्लोज है नहीं है, तो अगर आप गास लॉ को भी यहाँ पे अप्लाई करोगे तब भी उससे भी आपका टोटल फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। देखो ऐसे भी तो 0 आ रहा है, आप यहाँ पे गास लॉ अप्लाई करके भी तो 0 ला सकते हो, क्यों, गास लॉ हमने क्या पढ़ा था, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे चार्ज कितना एनक्लोज है, कोई चार्ज है सिलेंड्रिकल कंडक्टर में, कोई चार्ज रखा है क्या, कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, तो चार्ज की वैल्यू 0। तो टोटल फ्लक्स ऐसे भी क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू गास लॉ से भी निकालेंगे तब भी क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर, समझ आ गई बात। अच्छा, अब देखो, अगर आपको देखो हम लोगों ने ट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है, सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिए। अब एक केस रह गया और वो है हेमीस्फेरिकल बाउल। ठीक है, हेमीस्फेरिकल बाउल, उसको समझ लेते हैं कि उसमें से कितना फ्लक्स पास आउट होता है अलग अलग सरफेस। तो देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास एक हेमीस्फेरिकल बाउल हो और उसको अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा, ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, ठीक है, उसका हेमीस्फेरिकल बाउल का जो बेस होता है उसमें से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा होगा, हेमीस्फेरिकल बाउल का जो कर्व्ड सरफेस है उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा होगा, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सपोज करो इस तरह से आपके पास एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, ये आ गया आपके पास एक हेमीस्फेरिकल बाउल, ठीक है, ये आ गया इसका बेस, ठीक है, ये आ गया इसका बेस और ये आ गया इसकी कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब देखो सपोज करो कि जो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सपोज करो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस तरह से, इस हेमीस्फेरिकल बाउल को हम लोगों ने इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ से कहाँ पॉइंट कर रही है, लेफ्ट टू राइट जो है वो पॉइंट कर रही है। ठीक है, ये मेरे पास एक हेमीस्फेरिकल बाउल है और इस तरह से मैंने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। देखो 3 तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, और फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस हेमीस्फेरिकल बाउल। क्लियर, तो करते हैं फाइंड। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखो यहाँ पर जो ई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो ई वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और ये मेरे पास अगर इसका बेस है तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, उसकी डायरेक्शन तो ये आएगी, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, तो आउटवर्ड नॉर्मल ये आएगा। तो देखो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में
जो मेरे पास एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आएगा ई ए कॉस 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 0, कॉस 90 0 होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस वेज इज़ 0, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे पास नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, कर्व्ड सरफेस की। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, अब कर्व्ड सरफेस में भी देखो क्या हो रहा है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखो ई वेक्टर की डायरेक्शन ये, और ये देखो कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस जो होगा उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल ये है ना, आउटवर्ड नॉर्मल तो ये आएगा ना। तो देखो ई वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो ये इस कर्व्ड सरफेस पे जो एरिया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन ये अभी भी क्या आ रहा है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा ई ए कॉस 90, तो यहाँ पर आ गया 0, यानी कि कर्व्ड सरफेस में से भी कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा है। और टोटल फ्लक्स क्या आएगा फिर, ठीक है, टोटल फ्लक्स क्या आएगा, टोटल फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, टोटल फ्लक्स आ जाएगा बी बेस प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, यहाँ पे क्या आएगा 0। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी एक वे में वो लोग पूछ सकते हैं। अगर सपोज करो इस तरह से आपके पास सेम ये हो, आपके पास ये हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, मान लो ये आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, और इस बार क्या किया उन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की अगर रख दी हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से पॉइंट आउट हो रही है, ये अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर टू द बेस, तो ये बेस है मेरे पास, इस बेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस बार यहाँ पर आ रही है। तो अब हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर क्या आएगी। तो देखिए फ्लक्स थ्रू द बेस, पहले बेस की बात कर लेते हैं, क्या आता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखो यहाँ पर ई वेक्टर की ई वेक्टर है ना, ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है अपवर्ड, ठीक है, ई की डायरेक्शन क्या है अपवर्ड। अब ये कौन है, ठीक है, ये मेरे पास है बेस। अब बेस जो है, इस बेस का जब एरिया वेक्टर हम लोग फाइंड करेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो तो डाउनवर्ड होगी है ना, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल तो यही बनता है यहाँ पर। तो इसका मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड में आ गई। तो एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा ई ए कॉस 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पर आ गया माइनस ई ए। तो फ्लक्स थ्रू द बेस शुड बी माइनस ई ए। और अगर हम लोग ये कह लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने गिवन में लिखा भी है कि इसका रेडियस जो है वो आर है, अगर इसका रेडियस जो है वो आर है तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ई पाई आर स्क्वेयर। तो फ्लक्स थ्रू द बेस शुड बी इक्वल टू माइनस ई पाई आर स्क्वेयर, ठीक है जी, ये समझ आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। अब देखो यहाँ पर फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस क्या आएगा, देखो जितना फ्लक्स इस बेस में से हमारे पास एंटर कर रहा है, उतना ही फ्लक्स क्या कर रहा है, इस कर्व्ड सरफेस में से लीव कर रहा है, ठीक है। जितना फ्लक्स यहाँ पे मेरे पास इस बेस में से एंटर कर रहा है, उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस कर्व्ड सरफेस में से पास आउट हो रही हैं। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो भी हमारे पास आएगा। लेकिन यह कि ये बात है, यहाँ पे एंटर कर रहा है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव में, और यहाँ पर क्योंकि इस सरफेस में से लीव कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस ई पाई आर स्क्वेयर, माइनस ई पाई आर स्क्वेयर, सेम फ्लक्स आएगा, ठीक है। जितना फ्लक्स यहाँ पर एंटर कर रहा है थ्रू दिस बेस, उतना ही फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस में से पास आउट हो रहा है, यानी कि एग्जिट हो रहा है। तो इसका मतलब जितनी लाइंस यहाँ पे आ रही है उतनी ही लाइंस इसमें से भी पास आउट हो रही होंगी। तो इसका मतलब फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस शुड बी इक्वल टू, क्योंकि है ये जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर करती हैं तो उसको पॉजिटिव में लिखते हैं, जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी सरफेस में से लीव करती हैं तो उसको नेगेटिव में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ई पाई आर स्क्वेयर, क्लियर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, देखो जितना एंटर कर रहा है उतना लीव कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स इस सरफेस में से क्या आया 0, ठीक है ना, समझिए मेरी बात। टोटल फ्लक्स क्या आएगा, जितना यहाँ पे एंटर कर रहा है उतना लीव कर रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टोटल फ्लक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है। तो फिर एक बार हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया 0 आ गया। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान से देखो, सपोज करो इसी तरह से आपके पास क्या है, ये मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। अब कभी कभी ना वो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो और डायग्राम कुछ इस तरह की दी होती है, ठीक है, इस तरह की दी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना वो परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस,
ये जो कर्व्ड सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस है। अगर इस तरह की आपको फिगर दी हो और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ, शाबाश। ठीक है, बड़ा सिंपल है, क्या कैसे आएगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना और आपके पास जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो दी हुई है ना वो परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस दी हुई है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। ई डॉट ए, देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इसके परपेंडिकुलर दी हुई है। अब देखो कर्व्ड सरफेस जो है उसका जो एरिया वेक्टर आएगा ना वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, क्योंकि अब क्या है, कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर दी हुई है। ध्यान से समझना बात को, कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर दी हुई है ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। और जो इस कर्व्ड सरफेस पे जो एरिया वेक्टर बनेगा वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल आ गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या आएगा, ई ए। अब यहाँ पर देखो ये जो कर्व्ड सरफेस है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल का जो कर्व्ड सरफेस होता है वो कितना होता है, याद है आपको, 2 पाई, अगर इसका रेडियस अगर आर है तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स थ्रू दिस फिगर शुड बी ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। समझ आई बात। 3 तरह से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है हेमिस्फेरिकल बाउल का। एक तो पहले मैंने बता दिया, दूसरा बता दिया जब परपेंडिकुलर टू द बेस, और तीसरा बता दिया परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस। और परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस अगर आपके पास है, परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस अगर आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, उस समय जो ई वेक्टर है और जो आपके पास ए वेक्टर है उसके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा, तो ई ए आ जाएगा। और देन आप यहाँ पे कर्व्ड सरफेस का एरिया अगर आप फाइंड करते हो वो कितना आता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सो यू विल गेट फाई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। तो आज इतना ही करते हैं, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए।